नमस्कार मित्रों, मैं वीरेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के सेशन में। एक बार फिर पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस परफॉर्म किए थे बाल विकास के सिद्धांत के ऊपर, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे थोड़े बहुत वो हो चुके थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि अब अगली वीडियो में हम नया चैप्टर फ्रेश चैप्टर लेकर के आएंगे, उनके बारे में समझेंगे। तो आज का हमारा नया चैप्टर है वंशानुक्रम एवं वातावरण, जो थर्ड चैप्टर है सीटेट और टेट के सिलेबस में, वह यही है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम विकास के परिप्रेक्ष्य में ही अध्ययन करते रहते हैं कि इन सारे फैक्टर्स का विकास में क्या योगदान होता है और इन सारे फैक्टर्स का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसको हम आज चर्चा करेंगे कि जो वंशानुक्रम है यानी हेरिडिटरी फैक्टर्स जो होते हैं वो कितना अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो कितना अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला चीज़ आपको ये बतानी है कि वंशानुक्रम क्या होता है। एक एक करके हम चर्चा कर लेंगे, पहले वंशानुक्रम के बारे में और फिर वातावरण के बारे में। वंशानुक्रम उसको कहते हैं जो माता पिता से पैतृक गुणों का जो ट्रांसफ़र होता है बच्चे के अंदर जीन्स के रूप में। जीन्स कहाँ? 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनमें जो जीन्स होते हैं, जीन्स के द्वारा माता और पिता के जो पैतृक गुण हैं, जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका ट्रांसफ़र होता है, उनका स्थानांतरण होता है बच्चे के अंदर। वह जो पैतृक गुण का ट्रांसफ़र होता है वह विकास के किन किन पक्षों में सामने दिखाई देता है? हेरिडिटी के रूप में यानी वंशानुक्रम के रूप में। और वातावरण के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विकास के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो दिखाई देते हैं कि इनका सीधा प्रभाव वातावरण से हुआ है, या फिर जो ये चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं उनका वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ा है, या जो और भी चेंजेस देख रहे हैं विकास में उनका प्रभाव हेरिडिटी से हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों की आज हम बात करेंगे। तो पहले पहली चीज़ की बात कर लेते हैं। तो वंशानुक्रम के बारे में हमने जैसा बताया कि जो माता पिता से पैतृक गुणों का जो ट्रांसफ़र होता है वह विकास में योगदान देता है और उसको हेरिडिटरी फैक्टर बोलते हैं, जो कि 23 जोड़ी हमारे गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 23 पिता का और 23 माता का दोनों मिलकर के 46 गुणसूत्र किसी भी व्यक्ति में होते हैं। तो अब वंशानुक्रम की परिभाषा हो गई, उसके बाद में हम प्रभाव पढ़ेंगे कि वंशानुक्रम का क्या प्रभाव होता है। 3 प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं वंशानुक्रम के। उनको 3 प्रकार के कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं देखते हैं उसको। तो 3 प्रकार की जो कैटेगरीज हैं वो हैं शारीरिक वैशेषिक, बौद्धिक वैशेषिक और नैतिक वैशेषिक। वैशेषिक का क्या मतलब कि वंशानुक्रम का प्रभाव हमारे शारीरिक क्षेत्र पर, जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उन पर कितना पड़ रहा है। बौद्धिक वैशेषिक का मतलब जो हेरिडिटरी फैक्टर हैं यानी वंशानुक्रम के जो फैक्टर हैं, कारक हैं, उसका प्रभाव हमारी बुद्धि पर कैसा पड़ रहा है और हमारे संज्ञानात्मक पक्ष पर कैसा पड़ रहा है। और तीसरा नैतिक वैशेषिक, इसका यह मतलब होता है कि जो हेरिडिटरी फैक्टर है उसका हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे नैतिक जीवन पर, हमारे आदर्शवादिता पर क्या प्रभाव पड़ता है हमारे वंशानुक्रम पर। जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में विकास के सिद्धांतों में 4 पक्षों पर अध्ययन किया था। 4 पक्षों का इस प्रकार किया था कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो वही चीज़ मान लीजिए कि शारीरिक में शारीरिक वैशेषिक यहाँ पर है, वहाँ पर हमने संज्ञानात्मक पढ़ा था। संज्ञानात्मक का क्या मतलब हो गया, यहाँ बौद्धिक वैशेषिक उसका हो गया। तो कॉग्निटिव या फिर मेंटल, दोनों एक चीज़ है। उसके बाद वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था संवेगात्मक और क्या पढ़ा था, सामाजिक पढ़ा था।
तो यहाँ पर उसकी जगह पे नैतिक हो गया है। नैतिक का मतलब संवेगात्मक भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा और सामाजिक भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 पक्षों का हमें अध्ययन करना है वंशानुक्रम से लेकर के। पहला है शारीरिक वैशेषिक। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि 1-2 जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं उन लोगों ने इन वैशेषिक के बारे में अपनी अपनी क्या राय दी हैं, 1-2 उसके बारे में पढ़ेंगे और बाकी वही व्याख्या है जो हम अभी दे रहे हैं। तो सबसे पहला है आपका शारीरिक वैशेषिक। इसको बोल सकते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट से हम रिलेट कर सकते हैं इसको। इनके बारे में क्या बोला गया है, तो जो फिजिकल एस्पेक्ट है इसमें एक मनोवैज्ञानिक थे कार्ल पियर्सन। क्या नाम था? कार्ल पियर्सन। इन्होंने शारीरिक वैशेषिक की बात की थी और इन्होंने यह चीज़ बताया था कि जो बच्चे के अंदर उसकी शारीरिक संरचना होती है वह वंशानुक्रम से ही आती है। जैसे कद कितना है, शरीर की जीन किस प्रकार से है, वह आँखों का कलर क्या है, उस प्रकार से बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं या काले ही बने रहते हैं, या इन सब में जो हेरिडेटरी फैक्टर है वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह कहा था कार्ल पियर्सन ने। ठीक, तो क्या कहा था? कद कैसा है, हाँ कलर, रंग कैसा है बच्चे का, वह जीन, बॉडी की जीन्स कैसी है, वह, ये सभी फैक्टर्स वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा जो बुद्धि है, बौद्धिक वैशेषिक तो वैसे अलग है, लेकिन इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है, बुद्धि का विकास, उसको भी इन्होंने शारीरिक रूप से रिलेट किया और कहा कि जो बुद्धि है उसको अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट के रूप में देखें तो वह अधिक से अधिक वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। इस प्रकार से बुद्धि को इन्होंने ट्रीट किया था। आगे बहुत सारी जगह पे बुद्धि को वंशानुक्रम के प्रभाव में हुआ माना जाता है। यहाँ पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है लेकिन बुद्धि पर ज़्यादा से ज़्यादा वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, ऐसा कई सारे मनोवैज्ञानिक ने कहा है और काफ़ी हद तक माना भी जाता है यहाँ पर। लेकिन बाद में हम यह भी पढ़ेंगे कि दोनों का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस वगैरह और टॉपिक्स में भी ये चीज़ डिस्कस की है कि वातावरण यानी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर परिपक्वता का कोई अर्थ नहीं है, और प्रैक्टिस अगर होगी तो परिपक्वता नहीं है तब भी उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से जो कार्ल पियर्सन थे उन्होंने किस किस चीज़ की बात की, हाँ इन्होंने कुछ रोग की भी बात की। कौन कौन से? जैसे दुबला पतला होना बहुत ज़्यादा। तो मैंने अभी बताया कि जो जीन होती हैं, जीन शारीरिक जीन्स जो होती हैं, किसी का कोई कितना भी खा ले लेकिन दुबला का ही दुबला रहता है, और कोई थोड़ा ही खाता हो लेकिन उसकी बॉडी इस प्रकार से है कि वह मोटा दिखता है। तो यह वंशानुक्रम से ही प्रभावित होता है। शरीर की जीन इस प्रकार से होती है, बॉडी बनावट इस प्रकार से होती है, जो कि उसको वंशानुक्रम से मिली हुई होती है। इसलिए जो शारीरिक बनावट है वह वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, और कुछ रोग भी वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं, जैसे दुबला पतला होना और जैसे कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, आप लोगों ने सुना होगा, तो वह भी वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। तो वर्णांधता, कहीं कहीं हेरिडिटरी फैक्टर की वजह से हम डायबिटीज़ भी देखने को मिलता है हमें। तो कई सारे ऐसे रोग भी होते हैं जो कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का था इसलिए हमें हो गया, या हमारे माता पिता को था इसलिए हमें हो गया। तो कुछ एक रोग होते हैं जिनका सीधा प्रभाव वंशानुक्रम से होता है। डायबिटीज़ भी उसमें कुछ हैं, अपने आप में संतुलन तो रखें भी, लेकिन कुछ एक फैक्टर हेरिडिटरी भी होते हैं। ठीक है,
तो एक बार से फिर से देख लेते हैं कौन सा इन्होंने किस चीज़ की बात की। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं जिससे आपको याद बना रहे हैं, पूरा पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। उतना आप वीडियो रिवाइंड करेंगे, बार बार व्याख्या सुनेंगे और व्याख्या जो है समझ करके आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने किसकी बात की थी? जो कद होता है वह, ठीक है, शारीरिक जो जीन होती है और इन्होंने बुद्धि पर भी इसका प्रभाव बताया था। रोग कौन कौन से बताए थे? वर्णांधता, वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा रोग इन्होंने कौन सा बताया था? दुबलापन, मोटापा। इस प्रकार से जो इन्होंने बताया, तो यह भी हेरिडिटी से प्रभावित होता है। हम वंशानुक्रम की बात यहाँ पे कर रहे हैं, वंशानुक्रम को लेकर के आप चलिएगा, वातावरण की भी बात नहीं हो रही। वंशानुक्रम में 3, शारीरिक वैशेषिक, बौद्धिक वैशेषिक, नैतिक वैशेषिक। इसमें शारीरिक वैशेषिक की हम बात करते हैं तो कार्ल पीयरसन इन्होंने ये चीज़ बोली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पार्ट है आपका वह है बौद्धिक वैशेषिक। मेंटल या इंटेलेक्चुअल कुछ भी कह सकते हैं, मेंटल इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ये कह सकते हैं इसको। तो बौद्धिक वैशेषिक, मेंटल या इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स, इनकी बात आती है तो इसमें 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक होते हैं। उन्होंने अपने अपने हिसाब से हेरिडेटरी फैक्टर को बुद्धि में कैसे समाहित माना, यानी बुद्धि पर जो हेरिडेटरी फैक्टर का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है ऐसा इन्होंने माना है, उनकी बात कर देते हैं। तो जो पहला इसमें नाम आता है वो है गोडार्ड। क्या नाम आता है? गोडार्ड। एक है गोडार्ड, इनका नाम आता है, और दूसरे थे थार्नडाइक। ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप सुनते रहेंगे हमेशा, इस क्षेत्र से जुड़े हैं। इनका एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है, उसको भी आगे हम अधिगम एवं अध्यापन वाले जो तीसरी यूनिट है उसमें अध्ययन करेंगे। गोडार्ड का नाम ज़्यादा जगह नहीं आता है लेकिन बौद्धिक वैशेषिक इसमें आता है। तो गोडार्ड ने ये चीज़ कहा था कि मंद बुद्धि वाले माता पिता जो होते हैं उनकी संतान मंद बुद्धि होती है, और तीव्र बुद्धि वाले माता पिता होते हैं उनकी संतान तीव्र बुद्धि होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गोडार्ड कह रहा है। तो गोडार्ड ने ऐसा कहा था कि जो तीव्र बुद्धि वाली संतानें होती हैं वो तीव्र बुद्धि वाले माता पिता से होती हैं, और जो मंद बुद्धि वाली संतानें होती हैं वो मंद बुद्धि वाले माता पिता से होती हैं, ऐसा गोडार्ड ने कहा था। और जो थार्नडाइक थे इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि बालक की मूल शक्तियों का जो प्रधान कारक है वह क्या है? वंशानुक्रम। इन्होंने कहा था मंद बुद्धि माता पिता, मंद बुद्धि संतान, और तीव्र बुद्धि माता पिता, तीव्र बुद्धि संतान। ये इन्होंने बात की थी, और इन्होंने कहा था बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक जो है वह क्या है? वंशानुक्रम। प्रधान कारक वंशानुक्रम है। मूल शक्ति कैसी? जो बुद्धि से रिलेटेड हो, क्योंकि बौद्धिक वैशेषिक में ये अपनी बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मूल शक्तियाँ
यानी मूल बौद्धिक शक्तियां हैं, उनका जो प्रधान कारक है वह वंशानुक्रम है। यानी जो हमारा इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होता है, जो इंटेलेक्चुअल वर्क होते हैं, मेंटल वर्क्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक हेरिडेटरी फैक्टर से अफेक्ट करते हैं। तो इन्होंने भी ये चीज़ माना। इसमें और अधिक बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बुद्धि के सिद्धांत एक अलग चैप्टर है, बहुत ही विस्तृत चैप्टर है वो, और बहुत ही विस्तृत रूप से व्याख्या की जाएगी। कई प्रकार के कारक हैं जिन्होंने बुद्धि की संरचना को एक प्रकार से माना है आधार, और दूसरे ने बुद्धि की क्रियाओं को आधार माना है और उन पर अपनी थ्योरीज दी हैं। तो दो प्रकार से हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोसेस के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं, किसने किसने दिए हैं, क्या क्या हैं वो, और संरचना के आधार पर किसने किसने कितने कितने सिद्धांत दिए और अपने अपने सिद्धांतों में उन्होंने क्या क्या बातें की। हर एक सिद्धांत ब्रीफली पढ़ेंगे। हमारे साथ अगर आप जुड़े रहें, आप ये मान करके मत चलिए कि जो पेड ग्रुप्स वाले होते हैं चैनल्स, उनमें ही जो कंटेंट अच्छे होते हैं वो दिए जाते हैं। ऐसा भी आपको मानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे, शुरू से बने रहेंगे और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जब आप सीटेट के पेपर में बैठेंगे तो आप इस चैनल का नाम जरूर याद करेंगे, अगर समर्थन आप देते रहे तो। क्योंकि स्वयं मेरा यह अनुभव रहा है, और ऐसा नहीं है कि मैं बिना पास किए हुए ही आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ यहाँ पर। तो इसलिए आपको मेरी बात मानना थोड़ा सा हितकर होगा यदि आप मान करके चलेंगे। तो दो प्रकार से हो गई हैं बातें, शारीरिक वैशेषिक और बौद्धिक वैशेषिक। उसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है नैतिक वैशेषिक। नैतिक वैशेषिक एस्पेक्ट। देखिए, नैतिक वैशेषिक की बात आती है तो एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है डगडेल। क्या नाम है? डगडेल। अब जहां नैतिकता की बात आती है वहां चरित्र की भी बात आएगी। तो जो डगडेल ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 1877 में ज्यूकस, ये एक आदमी था, उसके वंशजों के बारे में अध्ययन किया। 1877 में जो ज्यूकस नाम का एक व्यक्ति था, उसके वंशजों के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव संतान पर पड़ता है। इन्होंने यह भी कहा, अपने प्रयोग के आधार पर उनके वंशजों में इन्होंने प्रयोग किए और अपने प्रयोग के आधार पर यह चीज़ कही कि जो चरित्रहीन माता पिता होते हैं, उनके जो संतान होते हैं वह भी चरित्रहीन होती है या उसके लक्षण अधिक मात्रा में दिख सकते हैं। यह ज्यूकस ने अपने प्रयोग में किया। किस प्रकार से प्रयोग किया था? तो इन्होंने, ज्यूकस एक नॉर्मल इंसान था, तो पहले उसका विवाह कराया, किसी अच्छी महिला से उनका विवाह कराया और उसके बाद उनकी जो संतानें हुई उसके बारे में उसने अध्ययन किया, अपना उनके चरित्र के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद में चरित्रहीन से महिला से करवाया और फिर उसके बारे में अध्ययन किया। तो दोनों के अध्ययनों से जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, एक सर्वे टाइप का प्रयोग किया। अब किस हद तक ठीक है, किस हद तक खराब है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाकायदा लिखी हुई बातों पर ही मैं यह चीज़ बोल रहा हूँ कि प्रयोगों के आधार पर जो बुक्स में मिलते हैं ये चीज़, उनके आधार पर ही मैं कह रहा हूँ। तो इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला अपने प्रयोगों के आधार पर कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव बहुत कुछ उनकी संतान पर पड़ता है। जो चरित्रहीन माता पिता होते हैं उनकी संतान चरित्रहीन होने का प्रोबेबिलिटी उनके अंदर ज़्यादा है। जो चरित्रवान माता पिता हैं उनके संतान चरित्रवान होने की संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अधिक है। किस प्रकार से किया था? जो चरित्रवान से ज्यूकस की शादी कराई थी, उसके बाद उनकी संतानें काफ़ी अच्छे हद तक जो है 90% या 80% जो उनकी संतानें थीं वो चरित्रवान हुई, किसी ऊंचे ओहदे पर गईं। और
जब चरित्रहीन महिला से शादी कराने के बाद में उनकी संतानें हुई तो उनमें बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो ऊंचे ओहदे पर गए। अधिक से अधिक जो उनके संतानें थीं वह बेरोजगार थीं और चरित्रहीन भी उन्होंने उसका गुण देखा। अब हालांकि जो भी हुआ हो उनके वातावरण के प्रभाव के कारण हुआ, जो भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपने निष्कर्ष में यह बात कही। तो इनका नाम आता है डगडेल का, इसमें नाम आता है। तो ये तो बात हो गई तीनों एस्पेक्ट्स की। उसके बाद में हम आज पढ़ेंगे वंशानुक्रम के नियम। 3 प्रकार से नियम हैं वंशानुक्रम के, उन नियमों को आज हम देखेंगे। आज हम इस वीडियो में वंशानुक्रम की बात कर लेंगे, अगली वीडियो में हम वातावरण की बात करेंगे। इस प्रकार से 2 भागों में यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। वंशानुक्रम के नियम, रूल्स ऑफ हेरिडिटी। रूल्स या लॉज बोल सकते हैं, लॉज ऑफ हेरिडिटी। इसमें जो पहला रूल है वह है समान से समान की उत्पत्ति। देखिए, इस बात को बताने से पहले मैं यह चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि जो 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी जो 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो लगभग आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जो 23 जोड़ी होता है यानी जो 45वां और 46वां गुणसूत्र 2 होते हैं, उनसे जेंडर डिसाइड होता है। ठीक, तो 22 जोड़ी गुणसूत्र सेम होते हैं और 23वें जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उससे जेंडर डिसाइड किया जाता है। तो समान से समान की उत्पत्ति जो पहला वाला है उसका मतलब होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था गोडार्ड की बात, उन्होंने कहा था कि हेरिडिटरी इफेक्ट करती है। जो कलर होता है, जो आई कलर होता है, हेयर होता है, हेयर कलर होता है, बॉडी जीन होती है, बॉडी जीन के अलावा रोग जो होते हैं कुछ हेरिडिटरी। तो समान से समान की उत्पत्ति का यह मतलब है कि माता पिता से समान, उनके समान बच्चे का जन्म होता है। मतलब उनका कलर, उनकी आई कलर, हेयर कलर, कद, उनके शरीर की मोटाई, यह सारी चीज़ हेरिडिटरी होती है। वंशानुक्रम से इनका प्रभाव पड़ता है, यानी एक समान माता पिता से एक समान जीव की उत्पत्ति होती है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है भिन्नता का नियम। दूसरा जो भिन्नता का नियम है, हो सकता है कहीं पर जो माता पिता के जीन्स हैं, जीन्स में एक्स्ट्रा परिवर्तन के कारण या जीन्स के जन्म में कुछ दिक्कत होने के कारण हो सकता है कि जो संतान है वह थोड़ी भिन्न हो, माता पिता से भिन्न हो। यह अपवाद होता है कभी कभी। तो कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम हो, बिल्कुल सारे कलर और जो आइज कलर, हेयर कलर, खुद का कलर उसका, ये बिल्कुल सेम हो माता पिता से। कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जर्म्स में थोड़ी बहुत भिन्नता आने के कारण जीन्स के जन्म में यह संभव हो सकता है अपवाद। तो उनकी माता पिता की जो संतान हो वह भिन्न हो माता पिता से, कलर में, आइज में, हेयर कलर में और कद में, इस तरह से भिन्न हो, यह संभव है। तो यही कहता है जो वंशानुक्रम का दूसरा नियम, भिन्नता का नियम। जो तीसरा नियम है वह प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम का क्या मतलब है? प्रत्यागमन का सिद्धांत यह कहता है कि जो माता पिता होते हैं उनके सामान्य गुणों का ट्रांसफर ही बच्चे में होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि माता पिता बहुत अभिनय में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं तो उनका लड़का भी उतना ही ज़्यादा अभिनय में रुचि रखने वाला हो और उतना अभिनेता हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जो सामान्य कद काठी, रंग रूप, बोल चाल, चाल चलन, हंसी, इस प्रकार की चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि प्रतिभा
प्रतिभा का भी ट्रांसफर हो जाए। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है कि जो सामान्य गुण होते हैं उनका ट्रांसफर होता है पहले, विशिष्ट गुणों का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सामान्य गुणों का ही ट्रांसफर पहले होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो माता पिता में प्रतिभा है वह प्रतिभा बच्चे के अंदर कूट कूट करके भरी हो, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये 3 हो गए। समान से समान की उत्पत्ति का सिद्धांत, समान माता पिता से उन्हीं के समान बच्चे की उत्पत्ति, भिन्नता का नियम, जीन के जर्म्स में कुछ त्रुटि होने के कारण, थोड़ी सी भिन्नता होने के कारण हो सकता है बच्चा माता पिता से अलग हो। और तीसरा है प्रत्यागमन का सिद्धांत, यानी विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का ट्रांसफर माता पिता से बच्चे में होता है। ठीक है, तो ये 3 वंशानुक्रम के नियम थे। अब इनमें आगे बढ़ेंगे, वंशानुक्रम का क्या महत्व होता है, और उसके बाद वंशानुक्रम हमारा खत्म हो जाएगा। वंशानुक्रम का महत्व, देखिए शिक्षा में जो वंशानुक्रम का महत्व होता है वह इस प्रकार से होता है कि बच्चे के वंशानुक्रम, उसकी बुद्धि, उसके सीखने का तरीका और उसकी वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान रखते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था की जाए। हो सकता है उनके वंशानुक्रम में वंश में कुछ मंदबुद्धि के हो, उसका प्रभाव उस पर आ गया हो, तो इस प्रकार के बालकों को उचित प्रकार से उनके अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, ना कि उसी फ्लो में दें कि वह सीख ना पाए और पिछड़ा हो जाए। तो पिछड़े बालकों जो कि वंशानुक्रम से उनका प्रभाव होता है, जिनका बुद्धि भी वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, इसलिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं क्लास में, उनके वंशानुक्रमों को जान करके, वंशजों को जान करके, उनका व्यक्तिगत अध्ययन करके और उनके सीखने, सोचने, समझने की क्षमताओं का आकलन करके, यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको जान करके उनके शिक्षा व्यवस्था का उचित ढंग से प्रबंध करें हम। यह वंशानुक्रम हमें सिखाती है। इसका अध्ययन बाल विकास में इसलिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि वंशानुक्रम को जाने और यह भी जाने कि उसके वंशानुक्रम का प्रभाव उस पर किस प्रकार से पड़ रहा है। जब यह चीज़ हम जान लेंगे तो उनके शिक्षा की समुचित व्यवस्था हम कर सकेंगे। इसलिए वंशानुक्रम का महत्व है जानना। ठीक है, इनमें 1-2 लोगों ने जो अपने स्टेटमेंट दिए हैं वो हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, 1-2 हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद चैप्टर ऑफ करेंगे। तो जो पीटरसन थे, इन्होंने कहा था कि जो वंशानुक्रम है वह माता पिता से संतान में पैतृक गुणों का प्राप्तांक है। ये स्टेटमेंट है। कभी कभी मैंने बताया था कि सीटेट और यूपीटेट या अन्य जो टेट होती हैं उनमें सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट हैं वो हम चैप्टर्स में लिख देंगे। बाकी के जो स्टेटमेंट का पुलिंदा होगा वो इस सेशन के अंत में आपको दिया जाएगा। तो पहला ये है कि पीटरसन ने कहा था वंशानुक्रम माता पिता से संतान में पैतृक गुणों का प्राप्तांक है। और दूसरे वुडवर्थ थे। वुडवर्थ ने कहा था वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम 9 माह, जन्म से 9 माह के पूर्व जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तब उसमें माता पिता के जो पैतृक गुणों को समाहित करने की प्रक्रिया होती है जो बच्चे के अंदर परिलक्षित होती है, तो वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है। ठीक, जो 9 माह पूर्व निषेचन के समय उनके गुणों को समाहित करने की प्रक्रिया वंशानुक्रम है। निषेचन के समय पैतृक गुणों को समाहित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से वुडवर्थ ने कहा था।
तो ये हो गई आज पूरी वंशानुक्रम की बात। अगले जो चैप्टर होगा उसमें हम पर्यावरण से संबंधित बात करेंगे, यानी वातावरण से संबंधित बात करेंगे। बिल्कुल पूरा कोर्स आपको कराया जा रहा है। आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप स्वयं यह अनुभव करेंगे कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है किसी भी ऑफलाइन कोचिंग संस्थान में, किसी भी पेड ग्रुप्स में भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसी तरह समुचित और संपूर्ण अध्ययन करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, व्याख्या अगर आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। आई बटन क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके पूरी लेक्चर वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कराए जा रहे हैं लगातार। आप उनको देखते रहिए, करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।